बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। देखिए, अभी जिक्र कर रहे थे, बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, और क्या कुछ तस्वीरें रही हैं दूसरी लिस्ट में, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी उम्मीदवारों ने दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, और किन किन नेताओं को इस बार टिकट दी गई है, सिटिंग एमएलए को इस बार टिकट दी गई है, देखने वाली बात होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, सुबह से इंतजार किया जा रहा था, लगातार आपको अपडेट दे रहे थे कि किसी भी वक्त बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। देखिए, बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 21 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बीजेपी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अब 21 उम्मीदवारों में किन किन के नाम शामिल है, देखने वाली बात होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो लिस्ट में कौन कौन और किस किस के नाम शामिल है, देखने वाली बात होगी। ज्योति सांगवान, न्यूज एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। ज्योति, देखिए, इंतजार सुबह से किया जा रहा था बीजेपी की दूसरी लिस्ट का, हालांकि सामने आ चुकी है। 21 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, दूसरी लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, और अब 23 नामों को लेकर इंतजार बाकी था। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सिरसा को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, मणिप्रगट को लेकर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। नारायणगढ़ में पवन सैनी, जो कि लाडवा से 2014 में विधायक बनकर आए थे, और इसके बाद हम बात करें, इस बार इनका टिकट कटा क्योंकि लाडवा से सीएम नायब सैनी इलेक्शन फाइट कर रहे, तो इनको नारायणगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। इनका टिकट कटा नहीं, बल्कि इनका टिकट, इनकी सीट शिफ्ट कर दी गई है। पेहुआ में इससे पहले ही हमने बताया कि उम्मीदवार ने बेहोश के चलते अपना टिकट वापस किया, तो जय भगवान शर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कुंडरी से सतपाल जांबा को टिकट दिया गया है। असंध में योगेंद्र राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। गन्नौर में देवेंद्र कौशिक को उम्मीदवार बनाया गया है। राय में कृष्णा गहलावत, राय सीट की हम इसलिए भी बात कर लें क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राय से विधायक चुनकर आए थे 2019 में, और इनकी ओर से इस बार इलेक्शन फाइट करने से इनकार किया गया। कृष्णा गहलावत को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, किशन सिंह सांगवान के बेटे ही हैं, इनको टिकट दिया गया है। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को उम्मीदवार बनाया गया है। नरवाना, जो कि आरक्षित सीट है, कृष्ण कुमार बेदी, जो कि शाहबाद से इनकी टिकट या इनकी सीट हम कह लें, इनको शिफ्ट कर दिया गया है। शाहबाद भी आरक्षित सीट है, शाहबाद में इस बार इन्हें टिकट नहीं मिला। नरवाना से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। डबवाली की हम बात कर लें, बलदेव सिंह मांगियाना उम्मीदवार हैं। ऐलनाबाद से अमीरचंद मेहता, यहाँ भी कई नामों को लेकर चर्चाएं रही, और लेकिन आखिरकार अमीरचंद मेहता को ही उम्मीदवार बनाया गया है। रोहतक से मनीष ग्रोवर, हालांकि इलेक्शन लड़ने से इनकार करते जरूर नजर आए थे, लेकिन मनीष ग्रोवर पर भी एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। नारनौल में ओपी यादव को फिर से टिकट दिया गया है। बावल में, देखिए, ये बड़ी बात है, हम लगातार ये बता रहे थे कि बनवारी लाल का टिकट कट सकता है, तो बावल से बनवारी लाल का टिकट इस बार कट गया है। ये भी आरक्षित सीट है। कृष्ण कुमार को यहाँ से टिकट दिया गया है। पटौदी में भी जरावता का टिकट कट गया है। ये भी हम लगातार बता रहे थे कि सत्यप्रकाश जरावता का टिकट इस बार कटना लगभग तय है। विमला चौधरी, जो कि राव जगजीत के कोटे से मानी जाती है, उनकी करीबी मानी जाती है, 2014 में विधायक यहाँ से चुनकर आई थी। 2019 में हालांकि इनका टिकट कटा। जरावता यहाँ से उम्मीदवार आए, विधायक भी बने। इस बार फिर से विमला चौधरी पर पार्टी ने यकीन किया है। संजय सिंह को नूंह भेज दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। ये उन नामों में शामिल है जिनकी सीट बदली गई है। सोना से संजय सिंह को इस बार नूंह भेज दिया गया है। नूंह से इलेक्शन फाइट करेंगे संजय सिंह। फिरोजपुर झिरका में नसीम अहमद उम्मीदवार होंगे। उनाना में एजाज खान को उम्मीदवार बनाया गया है। हथीन से मनोज रावत बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। होडल से हरिंदर सिंह राम रतन को पार्टी ने मैदान में उतारा है। और बरखल की हम बात करें, बरखल में सीमा त्रिखा का भी टिकट कट गया है। तो बरखल से धनेश अगलखा, हम लगातार बता रहे थे कि सीमा त्रिखा का टिकट कटना भी लगभग तय है। बनवारी लाल का भी हमने बताया था कि टिकट कटना तय है। तो बनवारी लाल का टिकट कटा है, जो बड़े नाम है उनकी मैं चर्चा यहाँ पर कर रही हूँ। और सीमा त्रिखा का भी टिकट कट गया है। संजय सिंह, जिनका पिछली बार हम कह रहे थे कि इनका टिकट कटा है, तो इनकी सीट को शिफ्ट कर दिया गया है। ओपी यादव हालांकि अपनी टिकट बचाने में, सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। जरावता का टिकट कटा
कटा है। बनवारी लाल का पहले ही हम बात कर रहे थे, बनवारी लाल का भी टिकट कटा है। नारायणगढ़ से पवन सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये पूरी लिस्ट हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहा है। केवल 2 सीटें बाकी हैं। सिरसा से चूंकि गठबंधन है, आप जानते हैं एचएलपी का बीजेपी के साथ, तो वहां भी नाम नहीं दिया गया है। और महेंद्रगढ़ की हम बात करें, रामविलास शर्मा को टिकट मिले ना मिले, क्या उनकी बेटी को टिकट मिले, इस बात पर अभी पेश फंसा था। क्या बीजेपी वहां से किसी यादव चेहरे को उतार सकती है या फिर ब्राह्मण चेहरे पर ही यकीन करेगी, इस बात को लेकर भी अभी संशय बरकरार था। तो महेंद्रगढ़ का नाम नहीं आया है और साथ ही सिरसा सीट पर भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि जो सिटिंग विधायक है, इस बार भी देखा जा सकता है कि उनकी टिकट कटती हुई नजर आए। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बड़कल से सीमा त्रिखा की भी टिकट कट गई है। वैसे में जब पहली लिस्ट आई थी तो काफी नाराजगी सिटिंग विधायकों की देखने को मिली थी। पूर्व बीजेपी के नेता, वर्तमान नेता, इस बार भी फिलहाल इसी तरीके से नाराजगी देखने को मिल सकती है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए पार्टी में नाराजगी दिखी थी, नाराजगी हालांकि कांग्रेस में भी दिखी थी। और जब भी किसी का टिकट कटता है या फिर कोई टिकट की उम्मीद के लिए कोई प्रत्याशी है, कोई आवेदन करता है, नाम नहीं आता, पहले कोई कमिटमेंट या भरोसा दिया गया होता है, तो हर एक दल में होता है। बीजेपी में भी हमने खूब देखा, बगावत भी देखी गई। कांग्रेस में भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हालांकि टिकटें ही अभी कम आई है कांग्रेस की ओर से। 32 उम्मीदवार एक बार उतारे गए, 9 का नाम एक बार ऐलान किया गया, घोषित किया गया। तो कांग्रेस का भी अभी लिस्ट आना बाकी है। बीजेपी 2 सीटों को छोड़कर पूरे हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी से महेंद्रगढ़ और सिरसा के अलावा पूरे हरियाणा में ऐलान हो चुका है। हालांकि ये 21 नाम सामने आने के बाद क्या पार्टी को कहीं बगावत या कहीं थपगड़, दल बदल देखने को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी 24 का। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया महेंद्रगढ़ का, जहां पर रामविलास शर्मा का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि उनको टिकट मिलती है नहीं, क्या कुछ बातचीत हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी। सिरसा का भी फिलहाल जो है पेच फंसा हुआ है। तो बीजेपी अभी भी इन 2 सीटों पर मंथन नहीं कर पाई है या फिर यूं कहे कि फाइनल नहीं कर पाई है टिकट को लेकर। देखिए, लगातार आपको बता रही है, ये सुबह से ही जिक्र चल रहा था कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। अब दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और 21 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी हुई है। और साथ ही आपको बता दें, देखिए नारायणगढ़ से श्री पवन सैनी को टिकट मिला है, पेहोवा से श्री जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया है, पुंडरी से श्री सतपाल जांबा को, असम से श्री योगेंद्र राणा को, गन्नौर से श्री देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया गया है और राय से श्रीमती कृष्णा गहलावत को, बड़ौदा से श्री प्रदीप सांगवान को टिकट, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को, नरवाना से श्री कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दिया गया है, डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट, एलनाबाद से श्री अमीर चंद मेहता को टिकट दिया गया है, रोहतक से श्री मनीष ग्रोवर को टिकट दिया गया है, नारनौल से श्री ओम प्रकाश यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, पटौदी से श्रीमती बिमला चौधरी, नूह से श्री संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से श्री नसीम अहमद को टिकट दिया गया है, पुन्हाना से श्री एजाज खान को, हाथीन से श्री मनोज रावत, होडल से श्री हरिंदर सिंह राम रतन को टिकट दिया गया है, बड़खल से श्री धनेश अदखलखा को टिकट दिया गया है, अदलखा को। तो देखिए, बड़खल से सीमा त्रिखा की भी टिकट कट गई है और कहीं ना कहीं इसी तरीके से लगातार हम आपको हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे थे कि कुछ सिटिंग विधायक है जिनकी टिकट कट सकती है। वैसे में सारी तस्वीरें क्लियर हो गई है, हालांकि 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। टिकटों का ऐलान हो चुका है, यानी कि 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। फिलहाल 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जो सूची जारी हुई है अब, जिसमें 21 नाम है, उसके बारे में आपको बता दें। नारायणगढ़ से पवन सैनी, पेहोवा से सीट बदली गई है, जय भगवान शर्मा को दी गई है। कंवलजीत अजराना ने आज ही अपने जो टिकट है वो वापस करने का फैसला लिया है। पुंडरी से सतपाल जांबा को टिकट दी गई है, असम से योगेंद्र राणा को, ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योति, किस तरह से देखा जाए इस सूची को, क्योंकि इसमें सिर्फ 21 नाम है, 23 नामों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना था, जिसमें से एक सीट पर टिकट वापस कर दी गई, यानी कि कुल मिलाकर के 24 बनती हैं, लेकिन 21 नामों पर ऐलान किया गया है। क्या कुछ लग रहा है इस सूची को देख करके?
देखिए, लिस्ट हरियाणा न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इससे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया था कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। 20 से 22 नाम हो सकते हैं, तो 21 नाम है। और जो बड़ी बातें हैं इस लिस्ट से जुड़ी वो हम बता दें। पिछली बार हरियाणा जानता है कि बीजेपी की ओर से 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन पेहोवा उम्मीदवार की ओर से आज ही ये कहा गया कि विरोध के चलते वो टिकट वापस कर रहे हैं। तो यानी 66 उम्मीदवार पहले से थे, पेहोवा में टिकट बदलते हुए जय भगवान शर्मा को दे दिया गया है। फरीदाबाद एनआईटी को लेकर अभी इंतजार है, पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। महेंद्रगढ़ को लेकर अभी इंतजार है, महेंद्रगढ़ में बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवार नहीं दिया गया है। सिरसा को लेकर भी इंतजार है, हालांकि वहां गठबंधन के तहत या जो भी चीजें होती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। लिस्ट एक बार फिर से हम बता दें, नारायणगढ़ में पवन सैनी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पवन सैनी जो कि 2014 में लाडवा से चुनकर आए थे, लाडवा से उनका टिकट कटा था क्योंकि सीएम सैनी को लाडवा से उतारा गया है, तो इनकी सीट बदल दी गई है। पवन सैनी नारायणगढ़ से इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। पेहोवा से हम पहले बात कर रहे थे, बदली गई है। पुंडरी से सतपाल जांबा, योगेंद्र राणा असंध से हैं, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा जो कि कांग्रेस से यहाँ उम्मीदवार हैं, दोनों ही ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। किस तरह का मुकाबला होगा देखना होगा। राय में बडोली की जगह, क्योंकि बडोली इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, कृष्णा गहलोत को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ौदा की हम बात करें, प्रदीप सांगवान है, जाट समुदाय से आते हैं, किशन सिंह सांगवान के बेटे हैं, इन पर पार्टी ने भरोसा किया है। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी और जुलाना में इनके सामने होंगी कांग्रेस से विनेश फोगाट। किस तरह का मुकाबला होगा इस पर भी निगाहें पूरे प्रदेश की बनी रहेंगी। कृष्ण कुमार बेदी हैं, 2014 कैबिनेट में राज्य मंत्री रहे, 2019 में हालांकि जीत नहीं पाए थे। शाहबाद से चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन शाहबाद से पिछली लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। तब भी हम कह रहे थे या तो हो सकता है सीट बदली जाए या फिर इनका टिकट कट गया हो। तो बेदी को नरवाना भी आप जानते हैं आरक्षित सीट है, नरवाना इनको भेज दिया गया है। नरवाना में ये ताल ठोकते नजर आएंगे। डब्बाली में बलदेव सिंह मांगियाना है, इलाहाबाद में अमीरचंद मेहता हैं। जो संभावित नाम हरियाणा न्यूज सबसे पहले हरियाणा की जनता को दिखा रहा था, उसमें भी हमने बताया था इलाहाबाद से अमीरचंद मेहता ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। रोहतक से बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर के बीच एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा। 2014 में जीत कर आए थे, सहकारिता मंत्री बने, अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में भी रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि इनकी ओर से चुनाव लड़ने की इच्छा इस बार नहीं जताई गई थी, जो बयान सामने आया था। हालांकि उसके क्या मायने थे, क्यों दिया गया था, क्या मतलब था, वो तमाम बातें हो सकती है, चर्चा का विषय। लेकिन रोहतक से बीजेपी ने एक बार फिर से मनीष ग्रोवर को ही उम्मीदवार बनाया गया है। नारनौल से ओपी यादव को एक बार फिर से मौका मिला है। बावल से देखिए ये बड़ी बात है, हरियाणा न्यूज लगातार ही बता रहा था बनवारी लाल इस बार अपना टिकट नहीं बचा पाएंगे, और इसमें राव इंद्रजीत की वीटो एक बहुत बड़ा कारण रही कि वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि उनकी इच्छा से जो उनको जिनको वो चाहे टिकट दिए जाए साउथ हरियाणा में। तो यहाँ भी राव साहब की चलिए मानकर चले। पटौदी में बिमला चौधरी, ये भी राव इंद्रजीत के कोटे से ही इन्हें टिकट कहीं ना कहीं मिला है। 2014 में विधायक चुनकर आई थी, सबसे कम पढ़ी लिखी विधायक हालांकि रही। 2019 में सत्यप्रकाश जरावता जो कि मनोहर लाल के करीबी, उनके कोटे से माना गया कि उनकी वजह से टिकट मिला, क्योंकि बहुत कुछ आप जानते हैं मंथन मंत्रणा या मीटिंग्स के दौरान होता है। और बिमला चौधरी राव इंद्रजीत के कोटे से आप मानकर चलें या उनके चाहने से इनको टिकट मिला है पटौदी में। नूह में संजय सिंह, आप जानते हैं नूह हिंसा के दौरान इनके बयानों को लेकर, वैसे भी कई बार इनके बयानों को लेकर ये सुर्खियों में रहे हैं, और अभी नायब कैबिनेट में इन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। पिछली जो लिस्ट आई जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम थे, तब हम चर्चा कर रहे थे कि संदीप सिंह का टिकट कट गया है, संजय सिंह का टिकट कट गया है, विशंभर वाल्मीकि का टिकट कट गया है, मंत्रियों की जब हम बात कर रहे थे, और साथ ही रणजीत सिंह जो कि चुनकर तो निर्दलीय आए थे लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो उनका भी टिकट कटा। तो ये वो नाम थे। संजय सिंह को शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये संजय सिंह को शिफ्ट कर दिया गया है, ये हम बता रहे हैं। साथ ही नूह में ये ताल ठोकते नजर आएंगे। फिरोजपुर झिरका नसीम अहमद यहां से चुनाव लड़ेंगे। पुनाना से एजाज खान होंगे, हथीन से मनोज रावत होंगे, होरल से हरिंदर सिंह राम रतन, बड़खल से धनेश अदलखा। देखिए सीमा त्रिखा का टिकट कट गया है, सीमा त्रिखा को पार्टी ने इस बार मौका नहीं दिया है, ये हम लगातार बता रहे थे। हमारे दर्शक जानते हैं कि सीमा त्रिखा का इस बार टिकट बचना या उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना मुश्किल होगा। तो बड़खल से नायब कैबिनेट की मंत्री सीमा त्रिखा को मौका नहीं दिया गया है। बावल से बनवारी लाल को भी मौका नहीं दिया गया है। अब तक 3 सीटों को लेकर इंतजार बाकी है, सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आ चुके हैं। सिरसा से उम्मीदवार को लेकर अभी इंतजार है, वहां क्या गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा चुनाव, क्या कुछ होगा, अभी थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। महेंद्रगढ़ में क्योंकि
वरिष्ठ नेता है रामविलास शर्मा, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है उनको शिफ्ट किया जाए। तो शिफ्ट किए जाने के चांस तो अभी है नहीं। अहिरवाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार आ चुके हैं। क्या उनकी बेटी को टिकट दिया जाता है, क्या ब्राह्मण समुदाय से किसी चेहरे को महेंद्रगढ़ में लाया जाता है, ये भी अभी इंतजार बाकी है। फरीदाबाद एनआईटी से बात करें तो एनआईटी से भी अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो ये 3 सीटें ऐसी हैं, इन 3 सीटों के अलावा सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोल चुकी है। किन किन चेहरों पर पार्टी ने यकीन किया है, चूंकि अभी 12 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जाने हैं। अब आप मानकर चलें कि जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी, क्योंकि कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है उम्मीदवारों के नाम को लेकर, लिस्ट को लेकर। बीजेपी केवल 3 सीटों के अलावा सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इन तीनों सीटों पर क्या समझा जाए ज्योति, क्या वजह है? क्योंकि कल भी माना जा रहा था कि कल देर शाम तक सूची आने वाली थी, लेकिन बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि बैठक के बाद समय को आगे बढ़ा दिया गया या टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। कल बहुत ही गहनता के साथ मंथन चला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। तो क्या वजह मानी जा रही है? क्या फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे को टिकट देने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं एनआईटी से? बिल्कुल चर्चाएं, देखिए कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को लेकर लगातार चर्चाएं हावी रही। वो बात बन पाई, नहीं बन पाई, एक मत हो पाई, कोई सहमति बनी या फिर नहीं, क्या वहां कोई अभी मतभेद है, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन प्रमुख कारण जो आप कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है फरीदाबाद एनआईटी को लेकर, जहां पार्टी ने अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है। महेंद्रगढ़ को लेकर हम बार बार कह रहे हैं, रामविलास शर्मा बीजेपी के पुराने नेता हैं और इस बार उनकी टिकट कटने की भी चर्चाएं थी। 1-2 बयान भी उनके सामने आए जिसमें लगा कि उनको भी कहीं ना कहीं भनक है कि इस बार हो सकता है पार्टी उन्हें उम्मीदवार ना उतारे। उनकी बेटी को लेकर चर्चा जरूर रही कि हो सकता है उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, हो सकता है यहाँ इस बार ओबीसी से ही, यादव समुदाय से ही बीजेपी किसी को टिकट दे, हो सकता है रामविलास शर्मा को दूसरी किसी सीट पर शिफ्ट कर दिया जाए, जिसमें नारनौल का नाम भी सामने आ रहा था। लेकिन क्योंकि अहिरवाल की दूसरी सभी सीटों पर उम्मीदवार आ चुके हैं, तो सीट शिफ्ट किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। या तो टिकट कटने की ही, या उनकी बेटी को टिकट दिए जाने की ही, या फिर रामविलास शर्मा जुगत लगाकर अपना टिकट लाने में कामयाब होंगे दिल्ली से या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। तो ये बात रही महेंद्रगढ़ की। सिरसा में आप जानते हैं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा विधायक है, पूर्व गृह राज्य मंत्री है, एचएलपी और बीजेपी का गठबंधन है, तो वहां अभी नाम डिक्लेयर ना किया जाना, वो भी आप बखूबी समझ सकते हैं कि अभी देखना है कब तक वहां तस्वीर साफ हो पाती है। तो केवल 3 सीटों को छोड़कर फरीदाबाद एनआईटी सीधा केपी गुर्जर से इसका लिंक है, आप ही जानते हैं। महेंद्रगढ़ रामविलास शर्मा को टिकट मिले नहीं मिले, उनकी बेटी को टिकट मिले, ब्राह्मण समुदाय को इस बार टिकट मिलेगा भी या नहीं, या फिर ओबीसी यादव समुदाय से बीजेपी किसी पर दांव लगाने वाली है, ये देखना होगा। और सिरसा, इसके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के साथ, योद्धाओं के साथ मैदान में है विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, हमने ब्राह्मण चेहरों को लेकर के पिछली बार जिक्र किया था जब पहली सूची सामने आई थी। इस लिस्ट में भी देख रहे हैं कई ऐसे चेहरे हैं जो ब्राह्मण चेहरे हैं, और अभी महेंद्रगढ़ पर जिस तरह से आप बता रही हैं कि वहां पर सस्पेंस अभी बना हुआ है, वहां पर क्या ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाएगा या नहीं? बिल्कुल ही देखना होगा वहां ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इस बार ओबीसी को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है बीजेपी की ओर से, और ये हम शुरुआत से जानते थे। बीजेपी की पिछले कुछ महीनों की आप रणनीति देखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग के नाते हमने ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया, ओबीसी को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। क्रीमी लेयर की बात करें, स्कॉलरशिप की हम बात करें, बैकलॉग भरने की बातें हैं, रिजर्वेशन बढ़ाए जाने की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। इसके अलावा जो लिस्ट आई उसमें भी सबसे ज्यादा चेहरे ओबीसी से शामिल किए गए हैं। ओबीसी के बाद जाट समुदाय से, जाट समुदाय के बाद ब्राह्मण समुदाय की बात करें, ब्राह्मण समुदाय की जितनी संख्या है उससे अधिक प्रतिनिधित्व। अगर हम अनुपात की बात करें, जो भी ठीक है, सभी पार्टियों को अपनी प्राथमिकताएं या जो भी गणित लगाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय को भी बीजेपी ने ठीक ठाक जगह दी है। और इस बार भी हम बात करें, देवेंद्र कौशिक को भी मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा भी जय भगवान शर्मा है, ये भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं शुरुआती तौर पर जो हम लिस्ट में देख रहे हैं। और अभी रामविलास शर्मा मैदान में आएंगे या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ब्राह्मण समुदाय को बीजेपी ने ठीक ठाक तरजीह दी है, जगह दी है अपनी लिस्ट में। और सोशल इंजीनियरिंग के नाते बीजेपी की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कांग्रेस की अभी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया और उसके बाद इसराना से विधायक वाल्मीकि को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया। कुछ ही मिनट्स बाद, करीब आधे घंटे बाद उनकी लिस्ट भी सामने आ गई थी। 9 उम्मीदवारों को और मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लेकर चल रही है।
लेकिन कांग्रेस में कहां पेच फंसा है आप भी बखूबी जानते हैं। कहीं ना कहीं भगदड़ का, दल बदल का, लोगों के बागी हो जाने का, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये डर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट का भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी। तो अब बीजेपी जब अपने लगभग 3 सीटों के अलावा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है तो कांग्रेस की लिस्ट भी जल्द ही आने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि 5 से 12 तारीख तक ही नॉमिनेशन फाइल किए जाने की प्रक्रिया का वक्त है। तो उससे पहले सभी उम्मीदवारों को मैदान में आना होगा, पार्टियों की ओर से सभी उम्मीदवार उतारे जाने होंगे। तो अब कहीं ना कहीं जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आती है तो उसके बाद हरियाणा के रण में किस तरह का माहौल है और किस तरह का मुकाबला होने वाला है ये देखना भी बेहद रोचक होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले से ही हरियाणा न्यूज बता रहा था कि जब जैसे ये दूसरी सूची सामने आएगी, जैसे ही 23 नामों का ऐलान होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कई विधायक, मौजूदा विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है, जिसमें से ओपी यादव को जरूर इसमें रिपीट किया गया है मंत्रियों की अगर बात करें तो। लेकिन बड़खल और बावल पर झटका दिया गया है कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल को और सीमा त्रिखा को। इनके अलावा और कौन कौन से वो विधायक हैं जिनकी टिकट कटी है, जिनको बदला गया है जिन सीटों पर उम्मीदवारों को? देखिए, पिछली लिस्ट में 9 विधायक ऐसे रहे और 3 मंत्री, 3+1 आप कर सकते हैं रणजीत सिंह को अगर आप ऐड करना चाहें तो ये पिछली लिस्ट का रहा। लेकिन पिछली लिस्ट में से संजय सिंह को इस बार जगह दे दी गई है, सोना के बजाय उनको 9 से उम्मीदवार उतारा गया है। तो आप मानकर चले कि जो पिछले हम 3 कह रहे थे, 3 मंत्रियों की टिकट कटे हैं, तो उनमें से एक मंत्री की तो जगह बदली गई है, सीट बदली गई है। यानी पिछली बार की 2 मंत्री और इस बार भी बनवारी लाल को टिकट नहीं दिया है, सीमा त्रिखा को टिकट नहीं दिया गया है। और विधायकों की जब आप बात करते हैं, सत्य प्रकाश जरावता को टिकट नहीं मिला है इस बार। इनकी भी हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि इन पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। बिमला चौधरी जो कि राव साहब के करीबी भी मानी जाती हैं, उनके गुट से या उनके खेमे से मानी जाती हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव हैं ऐसे। ओपी यादव का आप ठीक कह रहे हैं, ये अपनी टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। रामविलास शर्मा पर सबकी निगाहें हैं, क्या वो अपनी टिकट बचा पाते हैं या फिर नहीं, क्या कुछ रहने वाला है ये देखना होगा। फरीदाबाद एनआईटी को लेकर कब तक तस्वीर साफ होती है ये भी देखना होगा। सिरसा को लेकर भी कब तक पिक्चर क्लियर होती है ये भी देखना होगा। हितेंद्र, बिल्कुल, होडल की अगर बात करें तो होडल में भी जगदीश नायर विधायक थे, उनकी भी टिकट काट दी गई है ज्योति। वहां पर भी हरिंदर सिंह राम रतन को उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यानी कि कई बदलाव किए गए हैं। राजपूत समाज को लेकर के अगर हम बात करें तो राजपूत समाज को लेकर के कहीं ना कहीं पहली लिस्ट के बाद एक बात सामने आ रही थी कि इस बार राजपूत समाज को नजरअंदाज करने का प्रयास बीजेपी ने किया, लेकिन इस लिस्ट में उनके नाम है। चाहे संजय सिंह की बात कर लेते हैं या फिर एक और सीट पर अगर बात करते हैं, योगेंद्र राणा को असंध से उम्मीदवार बनाया गया। बिल्कुल, योगेंद्र राणा को भी, साथ ही हम बात कर रहे हैं संजय सिंह को भी, मनोज रावत की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ओबीसी को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है, उसके बाद जाट समुदाय जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा संख्या जिस समुदाय की है, जाट समुदाय, उनको दूसरे नंबर पर मौका मिला है, प्रतिनिधित्व मिला है बीजेपी की लिस्ट में। इनके बाद ब्राह्मण समुदाय की हम बात करें, पंजाबी समुदाय की हम बात करें और दूसरी फिर जातियां हैं जो राजपूत समुदाय को भी इसमें मौका दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग को लेकर भी बीजेपी की तस्वीर साफ है। बीजेपी ने कई प्रयोग भी किए हैं, बीजेपी ने विधायकों के टिकट भी काटे हैं, बीजेपी ने जो पिछली बार चुनाव जिन्होंने लड़ा जीत नहीं पाए उनके भी कईयों के टिकट काटे गए हैं। मंत्रियों को भी इस बार मौका नहीं दिया गया है। सीमा त्रिखा, बनवारी लाल, संदीप सिंह, विशंबर वाल्मीकि, रणजीत सिंह, ये वो मंत्री हैं जिनको इस बार मौका नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर बीजेपी मैदान में है। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी की पिछली लिस्ट के बाद हमने देखा था हितेंद्र की ठीक ठाक बड़े स्तर पर एक नेताओं के बागी हो जाने का या निर्दलीय ताल ठोकने का, विरोध करने का सिलसिला शुरू हुआ था। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसके बाद भी बगावत देखी गई। अमूमन चुनाव में ये होता है, जो लोग टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर उम्मीद है, जिन्हें किसी नेता ने अगर कोई कमिटमेंट दी होती है या फिर किसी को लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं अगर पार्टी टिकट दे, तो वो लोग विरोध करते हैं। बीजेपी में खूब विरोध देखा गया है, कांग्रेस में भी विरोध देखा गया है। बीजेपी की 21 उम्मीदवार सामने आने के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्या कोई बगावत होती है, दल बदल होता है, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चेहरे सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन अब तक लगभग स्थिति साफ हो चुकी है। 87 उम्मीदवार मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने आ चुके हैं। जिस तरह की बातें कही जा रही थी 85 पार को लेकर के या फिर हैट्रिक को लेकर के, क्या कुछ नजर आ रहा है ज्योति? अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तस्वीर साफ कर दी गई है। जो उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार जिस पर गहन मंथन की बातें लगातार कही जा रही थी, अपनी नीतियों को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि हैट्रिक लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, जैसा कि अब तक हुआ नहीं है। लेकिन क्या इस लिस्ट को देख करके, इन पूरे 87 नामों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और रिपीट करने जा रही? देखिए, अगर हम पूरी ईमानदारी से कहें तो इन 87 में से 85 जीत पाएंगे, ये तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
क्योंकि हरियाणा की राजनीति के माहौल को हम लगातार देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले से भी। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, सभी 10 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी हाफ हो गई, वो एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में भी झेलनी पड़ी और कांग्रेस 0 से 5 हो गई। तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही दल वोट फीसद के हिसाब से भी, सीटों के हिसाब से भी बिल्कुल ही आप कह सकते हैं एक समान स्थिति में है। दोनों में कड़ी टक्कर लोकसभा में देखी गई और बीजेपी जब बात कर रही है हैट्रिक की, तो बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। हरियाणा जैसे राज्य में 10 साल सत्ता में रहने के बाद भले ही 2019 में अलायंस के माध्यम से सरकार बनाई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जरूर है और बीजेपी बखूबी इस बात को जानती है। तभी कई चेहरों को बदला गया है, कई विधायकों की टिकट काट दी गई है, कुछ मंत्रियों को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो बीजेपी ने प्रयोग भी किए हैं। बीजेपी ने जो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है या पर्सनल एक डिसलाइकिंग या आप कहें कि विरोध अगर लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो पार्टी ने चेहरे बदलने का काम जरूर किया है। तो क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी से पार बीजेपी पा पाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी 85 सीटें हासिल करना ये बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल या लगभग नामुमकिन ही होगा। सीएम नायब सैनी ने जरूर एक दो बार ये कहा है, जिनकी जन आशीर्वाद रैली में उनकी ओर से कहा गया 85 से ज्यादा सीटें हमें हरियाणा की जनता जिताने वाली है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक हरियाणा में आप कहें कि माहौल है, उसमें संभव नहीं लगता है। मुकाबला दोनों ही राष्ट्रीय दलों में कड़ा देखा जा रहा है। कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बार बार हिसाब मांग रही बीजेपी से, कई मुद्दों को लेकर कई मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। लोगों के बीच हिसाब मांगो कार्यक्रम या उससे पहले भी कांग्रेस के नेता खूब ग्राउंड पर नजर आए। बीजेपी भी हालांकि पूरी तरह से तैयारियों में नजर आई। तो 85 पार जैसा या एक तरफा या प्रचंड बहुमत हासिल कर लेना, ये कम से कम इस लिस्ट को देखने के बाद भी या इससे पहले भी जो हरियाणा में राजनीतिक स्थिति है, बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं लगता है। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। लेकिन जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, जिस वक्त आपने सवाल पूछा है, उस वक्त कम से कम ये नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसी स्थिति में है। कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस ने सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में या उसके बाद दूसरी जो सूची आई उसमें भी कोई बहुत बड़ा रिस्क कम से कम नहीं लिया है। कांग्रेस दल बदल से या भगदड़ से बचने का प्रयास जरूर कर रही है। कांग्रेस हालांकि 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के मुकाबले जब बात करते हैं तो कांग्रेस मजबूत दिखती है। लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो सूची कब तक आती है और किस तरह के योद्धाओं को मैदान में उतारा जाता है, किस तरह की टक्कर वो देते हैं। क्योंकि लोकसभा में ठीक है आप मजबूत थे, लेकिन इस बार उम्मीदवारों पर भी कहीं कहीं दारोमदार रहने वाला है विधानसभा चुनाव का कांग्रेस को लेकर। बिल्कुल, उम्मीदवार अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक समूह जो मतदाताओं का होता है वो इस बात को ध्यान में रखता है कि उम्मीदवार हमारा कौन है। और क्षेत्रीय राजनीति कहीं ना कहीं हावी रहती है विधानसभा चुनाव में, तो उसके लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है उम्मीदवारों को उतारना। और अगर हम बात उम्मीदवारों को लेकर के कर रहे हैं ज्योति, तो नूह और मेवात के क्षेत्र में 3 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है। तीसरी सीट पर जो सोहना से विधायक रहे संजय सिंह को शिफ्ट किया गया है। इसको किस तरह से देखा जाए, क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई? देखिए, बीजेपी हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करती है, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम काम करते हैं, ये भी बीजेपी बात करती है। लेकिन एक संदेश जरूर है आम जन में, एक धारणा जरूर है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ नहीं है। और ये केवल दूसरे राज्य नहीं, हरियाणा की बात करें, ये तीनों सीटें जिसमें कभी लोकदल भी मजबूत होता था, कांग्रेस भी मजबूत रही, आज तीनों ही सीटें कांग्रेस के पास हैं। 2019 के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, फिर आप नूह की बात करें, फिरोजपुर झिरका की बात करें, पुन्हाना की बात करें, ये तीनों सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुस्लिम ही इसमें, मुस्लिम समुदाय ही इसमें निर्णायक स्थिति में है, किस पार्टी को जिताना है, किस उम्मीदवार को जिताना है। कांग्रेस यहाँ पर एक तरफा मजबूत लोकसभा चुनाव में भी हमने देखी है, जब ठीक ठाक लीड यहाँ से हल्कों से कांग्रेस उम्मीदवारों को मिली है। तो इस बार भी ठीक है, बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों को मुस्लिम समुदाय से उतारा है, लेकिन संजय सिंह का नूह भेजे जाना, आफ्ताब अहमद जो कि विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, सीएलपी उपनेता हैं, उनके सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। तो ये एक प्रयोग जरूर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी हिंदू समुदाय है उसको पोलराइज करने का ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये प्रयोग बीजेपी की ओर से हो सकता है। क्योंकि कई बार तीखे बयान इनकी ओर से दिए गए हैं, कई बार जब हिंसा को लेकर ही बात करें या हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करें, कई बार अपने बयानों को लेकर ही विवादों में भी रहे हैं, सुर्खियों में भी रहे हैं। तो इन्हें मैदान में उतारा गया है, किस तरह का एक प्रयोग रहता है। हालांकि आफ्ताब अहमद बेहद मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस इन तीनों ही सीटों पर बेहद स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है। तो 3 सीटों में से एक सीट पर संजय सिंह को, राजपूत समुदाय से आने वाले संजय सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया।
बिल्कुल। और इसी तरह से अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो क्या कुछ पूरे प्रदेश की अगर बात करें 87 सीटों पर क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार आ चुके हैं, तो किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को साधने का प्रयास किया गया? भले ही तमाम दावे तमाम बातें हर पार्टी की तरफ से कहे जाते हैं कि हम जात पात से ऊपर उठ करके काम करते हैं, लेकिन असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उम्मीदवारों का जो ऐलान किया गया, हमने पहली सूची जब आई तब उसका एनालिसिस किया था, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर कहीं ना कहीं काम किया है बीजेपी ने। तो अब कुल मिलाकर के 87 सीटों पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को लेकर हम बात कर रहे थे, पहली लिस्ट की सबसे ज्यादा ओबीसी को सबसे ज्यादा, मैं और हितेंद्र आप भी बात कर रहे थे एक दिन की क्या गणित रहा है सोशल इंजीनियरिंग के नाते। तो ग्राफिक्स भी हमने लगातार दिखाई कि सबसे ज्यादा ओबीसी को जगह दी गई है, जाट समुदाय को उसके बाद जगह दी गई है, ब्राह्मण समुदाय, पंजाबी समुदाय को उनकी जो जनसंख्या है उनके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में जगह काफी अच्छी दी गई है। ब्राह्मण और पंजाबी की हम बात कर लें, राजपूत को हालांकि कम जगह मिली, ये भी हमने देखा। शेड्यूल क्लास की बात हम इसलिए भी नहीं करते हैं, 17 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा में 90 में से, और उसमें किसी भी दल के सामने कोई विकल्प नहीं है SC/ST के अलावा उम्मीदवार उतारने का। तो 17 सीटें आरक्षित हैं ही, वहां शेड्यूल क्लास से ही उम्मीदवार होते हैं। तो सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग में ओबीसी को जगह दी गई है। ओबीसी प्लस ब्राह्मण प्लस पंजाबी, ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बीजेपी लेकर चल रही है। परहेज जाट समुदाय से भी नहीं किया गया है, जाट समुदाय को भी ठीक ठाक स्थान दिया गया है। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो ओबीसी प्लस ब्राह्मण प्लस पंजाबी समुदाय, और इस बार चूंकि पिछली लिस्ट के मुकाबले इस बार जो राजपूत समुदाय है उनको भी तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। तो ये एक फॉर्मूला है सोशल इंजीनियरिंग के नाते, जिसमें जाट समुदाय को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया गया है। और इस लिस्ट की भी बात करें, प्रदीप सांगवान भी मैदान में है। तो ये कुल मिलाकर जातिगत या सोशल इंजीनियरिंग है। और जब आप हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं तो जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट, ये दो वो बेल्ट हैं जिनके सहारे बीजेपी 2014 में भी 2019 में भी बीजेपी यहाँ मजबूत रही, और इस बार भी इन दो बेल्ट के सहारे बीजेपी सत्ता में आने का प्रयास जरूर कर रही है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस इन दोनों ही जगह पर, खासतौर पर अहिरवाल बेल्ट में इस बार कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और अहिरवाल बेल्ट बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी है, यही कारण है कि राव इंद्रजीत को मनाने का प्रयास भी किया गया। उनके हिसाब से भी कुछ टिकटें बांटी गई हैं, दिन में बनवारी लाल का टिकट कट जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। अटेली से खुद उनकी बेटी ही इलेक्शन लड़ रही है। आप गुरुग्राम सीट की भी जब बात करते हैं, और बावल की बात की है हमने, पटौदी की जब आप बात करते हैं, तो ये कई सीटें, कोसली विधायक को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया, वो भी हमने देखा है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर राव इंद्रजीत को काफी तरजीह दी गई है। उनके हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से उम्मीदवार उतारे गए हैं दक्षिण हरियाणा में। तो सोशल इंजीनियरिंग को लेकर आपने सवाल पूछा था, ये दो बेल्ट की हमने बात की है। सोशल इंजीनियरिंग को लेकर कांग्रेस की स्थिति अभी स्पष्ट होना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस एक बात तो मानकर चल रही है, और ये जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो ये एक फैक्ट भी है अपने आप में कि जाट समुदाय ज्योति, मैं आऊंगा आपके